आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने उसने कहा था कहानी की समीक्षा के आगे जो बिंदु शेष बचे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व के वीडियो में कथानक, कथोपकथन और पात्र का अध्ययन किया और हमने जाना, समझा कि एक कहानी में किस प्रकार का कथोपकथन हो सकता है, किस प्रकार की कथा वस्तु हो सकती है, किस प्रकार के पात्रों का चयन किया जा सकता है, पात्रों की क्या क्या प्रवृत्तियां होती है, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तथा कथोपकथन कथा के विकास में, कथा वस्तु के विकास में तथा चरित्र के उद्घाटन में किस प्रकार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन सभी प्रवृत्तियों को, सभी विशेषताओं का हमने अध्ययन किया और जाना। एक सफल कहानी के लिए कहानी के जिन 6 तत्वों का समावेश किया जाता है उनमें सबसे पहले कथा वस्तु ली जाती है, उसके बाद में पात्र, क्योंकि बिना पात्र के कोई भी कथा आगे नहीं बढ़ सकती, कथा का विकास नहीं हो सकता, कथा चरम पर नहीं पहुंच सकती है। उसके बाद आता है कथोपकथन। कथोपकथन से तात्पर्य होता है संवाद, बातचीत, वार्तालाप। वार्तालाप के माध्यम, बातचीतों के माध्यम से ही कथा को गति मिलती है, कथा विकास करती है, कथा चरम पर पहुंचती है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाती है। कथोपकथन के बाद आते भाषा शैली। किसी भी प्रकार की रचना में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। बिना भाषा के भावों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति संभव नहीं होती है। हम उसने कहा था कहानी की समीक्षा करते हैं तो गुलेरी जी की जो भाषा है महत्वपूर्ण है, रोचक है, प्रभावशाली, व्यंग्यात्मक है और प्रौढ़ है। उनकी जो शैली है उसमें एक उत्कर्ष प्राप्त हुआ है, वो प्रौढ़ता को लिए है। उस शैली में पात्र और स्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। उसमें फ्लैशबैक से तात्पर्य होता है पूर्वाभास शैली का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, आप उदाहरण के लिए कहानी का जब प्रारंभ होता है तो अमृतसर के इक्के तांगे वालों के वर्णन से प्रारंभ होता है। ये वर्णन है किस प्रकार सजीवता ली हुई और किस प्रकार उसमें अमृतसर के बाजार की, वहां के लोगों की भाषा को समायोजित किया गया है। और जब युद्ध होता है और कहानी का अंत होने को होता है, उस समय जो भाषा का प्रयोग किया है बड़ी ही मनोविश्लेषणवादी है, बड़ी ही मार्मिकता को लिए हुए और मार्मिकता के साथ प्रभाव डालने की उसमें क्षमता है। अब ये प्रभावपूर्ण शैली, मार्मिकता, मनोविश्लेषणात्मकता को समावेश करने के साथ साथ ही बीच बीच में गुलेरी जी ने व्यंग्य भी ला दिए, व्यंग्य का समावेश भी कर दिया है। जब किसी भी भाषा में, किसी भी शैली में व्यंग्य का समावेश हो जाता है तो उसके प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाती है। ऐसा ही उसने कहा था कहानी के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आप उदाहरण के रूप में देखना चाहो तो देख सकते हो कि गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी में लिखा है कि बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल जाती है या छिल गई है और कान पक गए हैं, वे अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जो इसमें यहां लिखा गया है कि वे अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगाए, इस पंक्ति में गुलेरी जी ने व्यंग्य का समावेश किया है। और यहां व्यंग्य का समावेश होते ही प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, प्रभावशाली बन जाती है। लड़ाई के समय का वर्णन देखिए। जब युद्ध का समय होता है, लड़ाई का समय होता है, तो लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ
क्षयी नामक शाल तक होता है और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। इस प्रकार हवा चल रही थी। तो ये जो युद्ध का वर्णन किया गया है, इसमें बाणभट्ट की भाषा में जो शब्द उच्चारण किया है दंत वीणोपदेशाचार्य, यह व्यंग का समावेश किया है। यह व्यंग भाषा में वो शैली में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, उसमें सजीवता लाने के लिए, उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए गुलेरी जी ने किया है। इसी प्रकार कहानी में आए वर्णनों में स्थान स्थान पर पात्रों के अनुसार शब्दों का चयन किया है। अगर हम ऐसे कहें कि देश काल, परिस्थिति, पात्र और अपने उद्देश्य के अनुसार उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, तो उसने कहा था कहानी के लिए बिल्कुल उचित और ठीक प्रतीत होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी की भाषा प्रभावशाली है, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार है, पात्रों के अनुसार है, पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करने वाली है, व्यंग का समावेश लिए हुए है, सजीवता है, मार्मिकता है, मनोविश्लेषण को समावेश किए हुए है तथा सुंदर और प्रभावशाली है। इस प्रकार भाषा शैली के बाद अगला बिंदु आता है समीक्षा का देश काल। किसी भी कहानी की रचना किसी न किसी काल, किसी न किसी समय को लेकर के की जाती है। उसने कहा था कहानी की अगर हम समीक्षा करते हैं तो इस कहानी में जो वातावरण का समावेश किया है, जिस देश का, जिस समय का, जिस काल का चित्रण किया गया है, बड़ा प्रभावशाली, महत्वपूर्ण है, मार्मिक है, सजीवता है, रोचक है। इस कहानी को जैसे हम पढ़ते हैं, प्रारंभ में ही अमृतसर के बाजार के वातावरण से शुरू होती है और अंत में युद्ध का जो सजीव जीवन दृश्य है, तो उस समय के वातावरण का हमारे सामने मार्मिक चित्रण उभर आता है। जो वातावरण गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी में समावेशित किया है, वो साधारण नहीं है। वो इस प्रकार प्रतीत होता है कि हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं, कि जैसे हम उस समय उसी स्थान पर मौजूद हैं। उस संपूर्ण वृत्तांत हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। यही तो देश काल और वातावरण की सजीवता है। गुलेरी जी की कहानी की प्रमुख विशेषता लिए हुए है। संपूर्ण घटनाएं ऐसी जान पड़ती हैं कि वास्तव में उन्हीं का हम अवलोकन कर रहे हैं, उन्हीं को हम देख रहे हैं और हमारे सामने घटित हो रही है। अमृतसर के बंबू काट वालों की विशेषता और बोली, युद्ध क्षेत्र की परिस्थिति, वहां का वातावरण, वहां की ऋतु, वहां का मौसम, वहां की सर्दी, वहां की लड़ाई के खाई खंदक आदि का जो विवरण देश काल का वास्तविक रूप स्पष्ट करते हैं। लेखक ने जो वहां की परिस्थितियों का, परिवेश का जो चित्रण किया है, वो देश काल और वातावरण को स्पष्ट करने में सहायक है। अतः ऐसा लगता है कि उनके बीच की घटनाओं और चरित्रों को उनके यथार्थपूर्ण पर पूर्ण विश्वास के साथ हम उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो देश काल और वातावरण के हिसाब से हम, उसने कहा था कहानी की समीक्षा करें, तो बिल्कुल उचित है, ठीक है कि इस बिंदु के आधार पर यह कहानी पूर्णतः सफल है। एक प्रकार से सजीव देश काल और वातावरण को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अंतिम बिंदु आता है कहानी की समीक्षा का उद्देश्य। रचना कोई भी हो, निरुद्देश्य कभी हो ही नहीं सकती। लेखक का कुछ ना कुछ मंतव्य, कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। निरुद्देश्य साहित्य हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार उसने कहा था कहानी भी निरुद्देश्य नहीं है। इसके पीछे कवि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है
कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रेम की अभिव्यक्ति देना। कर्तव्य निष्ठा के साथ एक आदर्श प्रेमी और कर्तव्यनिष्ठ वीर साहसी व्यक्ति की कहानी को प्रस्तुत करना है, जिसने प्रेम के खातिर सब कुछ न्यौछावर करते हुए भी विलक्षण रीति से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का किस प्रकार निर्वहन करते हैं। इस कहानी का वास्तविक उद्देश्य जीवन में प्रेम और कर्तव्य के उत्कर्ष के समन्वित रूप को चित्रित करना है, परंतु इसके अलावा भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है चरित्रों का विश्लेषण करना, चरित्र का विश्लेषण करना, चरित्र को हमारे सामने उपस्थित करना, एक ऐसे चरित्र को हमारे सामने ला देना जो अपने प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है और प्रेम के साथ ही कर्तव्य निष्ठा का किस प्रकार वो पालन करता है। इसी उद्देश्य को लेकर उसने कहा था कहानी में, गुलेरी जी ने लहना सिंह की मनस्थिति का विभिन्न परिस्थितियों में सांकेतिक चित्रण किया है। उसकी अंतिम स्थिति का जो चित्रण किया है वो बड़ा आकर्षक है, मर्मस्पर्शी है कि वह व्यापक रीति से मानव संवेदना को जगाने में सामर्थ्य रखता है। उसकी मनस्थिति में जो विश्लेषण किया है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यथार्थ है और उसका ऐसा संवेदनात्मक रूप प्रस्तुत किया है जो न केवल लेखक के व्यापक तथा सूक्ष्म अनुभव को दर्शाता है, वरन उसकी सम्मत अभिव्यंजना शक्ति को भी हमारे सामने ला देता है। तो प्रत्येक रूप से तो इसमें यही है कि चरित्र का चित्रण करना है, लेकिन वास्तविक रूप में या देखें तो यह स्पष्ट होता है कि कर्तव्य निष्ठा के पालन के साथ प्रेम की अभिव्यक्ति करना ही उसने कहा था कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो हमने उद्देश्य को देखा, इस उद्देश्य के आधार पर भी एक कहानी पूर्णतः सफल कहानी सिद्ध होती है। तो कहानी के सभी 6 तत्वों के अध्ययन करने के बाद हम एक मत में यह कह सकते हैं कि एक कहानी के तत्वों के आधार पर एक पूर्ण और सफल कहानी है। इस कहानी में सभी 6 तत्व है, कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, सभी तत्वों की दृष्टि से महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और एक सफल कहानी है जो अपने उद्देश्य को पाठकों तक पहुंचाने में पूर्ण सफल हुई है। धन्यवाद।